हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, भारत का पहला जो अमृत सरोवर है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये बनकर के तैयार हुआ। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो ये बना है आगरा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बना? तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर ये बना है। और गांव कौन सा है? तो इमिलिया कुडर गांव में जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया? तो ये जो है कहाँ पर बना है? लखनऊ में। ध्यान रखेंगे, ये लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला। दस्तक अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर जो है एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। संभव पोर्टल ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर से सुनिए पहल ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को याद भी हो चुके होंगे, कई बार हमने आपको ये रिवाइज कराई है। चलिए अब देखते हैं 2021 और 2022 के जो अवार्ड दिए गए हैं वो, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 2022 का दोस्तों हाल ही में प्रदान किया गया था। किसे? गीतांजलि श्री को। और किस उपन्यास के लिए? तो टॉम ऑफ सेंट के लिए। 2021 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ये किसने जीता? तो डेविड डियोप। और उनकी पुस्तक क्या थी? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये उनका उपन्यास था। 2020 के लिए मार्के लुकास रीजनेबल्ड डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। दोस्तों, क्या होता है एग्जाम में, जैसे 2022 अभी चल रहा है तो 2020 तक के जो अवार्ड हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको ये पीछे की याद रखनी है। 2001 मतलब मिनिमम एक साल का तो आपको याद रखना ही है। जैसे 2021 का तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे और 2020 का भी। मैन बुकर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 2021 का जो किसे दिया गया? तो डेमन गलगुट को द प्रामोस के लिए। 2020 की अगर बात की जाए तो डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए मैन बुकर पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक, तो ये तो हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 और मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। और हाल ही में 2022 का प्रदान किया गया गीतांजलि श्री को, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। अगला ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वां जो 2022 में दिया गया ये दामोदर मौजो को दिया गया, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नीलमणि फुकन को दिया गया। सरस्वती सम्मान की अगर बात की जाए तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है ये 2021 का है, और ये रामदरस मिश्रा को दिया गया। इनकी कौन सी कृति थी? तो मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी रचना थी। इसके लिए इन्हें जो है सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया। और दोस्तों, जो रामदरस मिश्रा हैं ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 30वां जो सरस्वती सम्मान है 2020 का ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात की जाए तो 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 का ये असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है 2020 का ये शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो ये तीनों अवार्ड ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को कितने साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया? तो 2 साल के अंदर जो है 2 मातृत्व अवकाश महिलाएं ले सकेंगी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्थित इस्कॉन और प्रेम मंदिर को भोग प्रमाण पत्र मिला? तो जो इस्कॉन और प्रेम मंदिर है ये मथुरा में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है ये किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये जो है तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट यानी कि मोनार्क बनी? तो ये जो है ब्रिटेन की महारानी है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जो 4 पवित्र अवशेष हैं इन्हें भारत से किस देश में भेजा जा रहा है? तो भारत से मंगोलिया जो है भेजा जा रहे हैं भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल श्रीवास्तव जो है ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत और परमजीत ने 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करने का फैसला किया। मंगलवार को यानी 14 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक जो है संपन्न हुई और उसी में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन से पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य एवं निकटवर्ती क्षेत्र में पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा तथा इन क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से सुरक्षित किया जा सकेगा। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करने का फैसला किया है। अब दोस्तों जो ये बाघ संरक्षण फाउंडेशन है इससे क्या होगा? तो ये जो फाउंडेशन है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और निकटवर्ती क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके साथ ही इको पर्यटन हो गया, इको विकास हो गया, अनुसंधान हो गया, पर्यावरणीय शिक्षा हो गई, प्रशिक्षण, प्रबंधन और सलाह देने जैसे क्षेत्र में भी कार्यदायी संस्था का सहयोग प्रदान करेगा। तो ये सारे जो यहाँ पर काम हैं, जो ये सारे सहयोग हैं वो बाघ संरक्षण फाउंडेशन की ओर से जो है किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आपकी पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करने का जो है फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की नई नीति को स्वीकृति प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 17 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की बहुप्रतीक्षित नई नीति मंजूरी दी गई है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने ऐसे भूखंडों के उप विभाजन की अनुमति का फैसला किया है जिन पर कम से कम 4 वर्ष से औद्योगिक इकाई संचालित हैं। कुछ मामलों में शर्तों के साथ छूट का भी प्रावधान है। तो ध्यान रखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है निवेश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की बहुप्रतीक्षित नई नीति को जो है मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि निवेश प्रोत्साहन और नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए जो उप विभाजन की नई नीति है इसे मंजूरी जो है किस राज्य में दी गई है, तो उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अब किस राज्य के बाद हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाने की तैयारी में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर की बात। यूपी में सुशासन की स्थिति अब जिला स्तर पर की जा सकेगी। ठीक, ध्यान रखेंगे, योगी सरकार जिले के हिसाब से जीडीपी तैयार कराने के बाद अब हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाने की तैयारी में है। इससे ये पता चलेगा कि अलग अलग सेक्टर में किस जिले की क्या स्थिति है, किस जिले ने किस तरह आगे तरक्की की है या नाजुक स्थिति में है। तो ये जो है अगर जिले वाइज जो है ये चेक किया जाएगा, जो सुशासन की स्थिति है वो जिला स्तर पर अगर देखी जाएगी तो इससे ये सारा साफ होगा कि कौन सा जिला जो है ये किस तरह आगे बढ़ा है और कौन सा जिला जो है ये नाजुक स्थिति में है। ये अभियान शुरू करने वाला यूपी दूसरा राज्य है। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर है ये अपने 20 जिलों के लिए सुशासन इंडेक्स जो है तैयार कर चुका है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जिलेवार जो है सुशासन इंडेक्स तैयार करने वाला जो उत्तर प्रदेश से ये दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर जो है जिलेवार सुशासन इंडेक्स तैयार कर चुका है। तो ध्यान रखेंगे जो जिलेवार सुशासन इंडेक्स होगा इससे क्या होगा, हर जिले के लिए जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है लाया जाएगा और इससे ये पता चलेगा कि कौन सा जिला जो है आगे तरक्की कर रहा है और कौन सा जिला जो है वो नाजुक स्थिति में है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है सुशासन की स्थिति में जिला स्तर पर अब जो है सुशासन की स्थिति जो है अब यहाँ पर चेक की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हवाई अड्डा। दोस्तों मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर जो है वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड यानी सोलर मिल लॉन्च किया गया। इसके साथ यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन जाएगा जिसने अपनी तरह की अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। परियोजना विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये साफ बात यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर जो है ये देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पर हाइब्रिड बिजली परियोजना जो है शुरू की गई है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे कि हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला जो हवाई अड्डा है वो कौन सा हो गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। ठीक, अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हाइब्रिड बिजली परियोजना है ये किस कंपनी के सहयोग से शुरू की जाएगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो है ये शुरू की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात है कि हाइब्रिड बिजली होता क्या है, हाइब्रिड बिजली जो है होता क्या है, तो हाइब्रिड बिजली की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो हाइब्रिड पावर प्लांट होता है ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को जो है जोड़ता है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अंतराल को समाप्त करके और अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करके अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता को ये अनलॉक करता है। यानी हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें जो है जो सौर ऊर्जा हो गई और एक आपकी पवन ऊर्जा हो गई, इसको जो है जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, यहाँ से आपको साफ हो जाएगा, ये जो सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा, तो इन दोनों को जो है जोड़ा जाएगा और इसी तरह से हाइब्रिड जो पवन ऊर्जा है वो बनेगी। तो इस तरह की जो परियोजना है वो शुरू करने वाला जो पहला हवाई अड्डा देश का बना है वो बन गया है आपका मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जो कि हाइब्रिड बिजली परियोजना को शुरू किया है, तो ध्यान रखेंगे आप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में किफ़ायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया। नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से तैयार GSER यानी कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसमें जो है वैश्विक रैंकिंग में राज्य को चौथा स्थान दिया गया
2020 में प्रकाशित पहले GSER में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 जो है जारी की गई है, तो इसमें जो केरल है इसे जो है एशिया में पहला स्थान दिया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में जो केरल है इसे कौन सा स्थान मिला, तो वैश्विक रैंकिंग में इसे जो है चौथा स्थान मिला है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में जो ये रिपोर्ट थी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, तो उसमें जो केरल है इसे एशिया में चौथा स्थान मिला था और दुनिया भर में इसे 20वां स्थान मिला था। ठीक है, लेकिन इस बार की ध्यान रखेंगे 2022 की एशिया की बात की जाए तो पहला स्थान और अगर विश्व की बात की जाए तो चौथा स्थान। पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 22वें नंबर पर पहुंच गया। तो शहरों की अगर बात की जाए तो भारत का बेंगलुरु शहर है, ये जो है 22वें नंबर पर पहुंच गया। तो ध्यान रखेंगे कि ये रिपोर्ट कौन सी है, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार ये आंकड़े हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस पोर्टल को शुरू किया गया। तो अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को शुरू किया गया। खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया। अब ये जो पोर्टल है ये विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा दिए गए कई पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि दिए जाने वाले सरकार के द्वारा विभिन्न जो पुरस्कार हैं उसके लिए लोगों और संगठनों को जो है नामांकित किया जा सके, यानी कि प्रस्तावित करना जो है इसे आसान बनाया जा सके। इन पुरस्कारों की अगर बात की जाए कि कौन कौन से पुरस्कार जो है इस पोर्टल के तहत लोगों को नामांकित किया जाएगा, तो पद्म पुरस्कार हो गए, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हो गया, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हो गया, जीवन रक्षा पदक संग्रह श्रृंखला पुरस्कार हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार आदि जैसे विभिन्न पुरस्कार इसमें शामिल हैं। यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है इसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं लोगों को या संगठनों को, तो उनमें जो है उनका नामांकन करना जो है आसान हो सके, इसी के लिए जो है इस पोर्टल को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रंजना प्रकाश देसाई को। उच्चतम न्यायालय की पूर्व जो न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, इन्हें जो है भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, इन्हें जो है भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। वित्त मंत्रालय ने बताया कि काउंसिल की 47वीं जो बैठक है ये 28-29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी। पहले GST काउंसिल की बैठक अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की व्यस्तता के कारण जो है बैठक को स्थगित करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि GST काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है और इसमें केंद्र राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि GST काउंसिल की जो 47वीं बैठक है 28-29 जून को ये आयोजित होगी। तो कहाँ पर ये आयोजित होगी, तो ध्यान रखेंगे श्रीनगर में ये आयोजित होगी। और दोस्तों GST की अगर बात की जाए, GST की अगर बात की जाए कि ये हमारे देश में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 को जो है ये देश भर में लागू हुआ था। ठीक है, GST का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। तो 21 से बढ़ाकर के 23 वर्ष कर दी गई है।
दोस्तों अभी क्या है, अग्निपथ जो स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो इसकी जो आयु सीमा है वो 17.5 से 21 वर्ष तक थी, लेकिन अभी जो है इसे बढ़ा दिया गया है और 21 से लेकर के 23 वर्ष जो है इसे कर दिया गया है अधिकतम आयु सीमा। लेकिन ये जो 23 वर्ष आयु सीमा की गई है ये केवल 1 साल के लिए की गई है, यानी पहले साल जो है इससे इसका लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि 4 साल की योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उन्हें बिजनेस, एजुकेशन तथा अन्य नौकरियों आदि को आगे बढ़ाने हेतु सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि अग्निपथ जो योजना है इसके तहत जो 17.5 से 21 वर्ष की अधिकतम एज थी उसे जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, 23 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन ये फायदा केवल 1 साल के लिए ही दिया जाएगा, यानी इसी साल के लिए जो है इसका लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? तो मार्च 2023 तक जो है भारत में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में मार्च 2023 तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलने लगेगी जो 4G से 10 गुना तेज होगी। इससे पहले उन्होंने एक दिन पहले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि 20 साल की वैलिडिटी के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में जो 5G सेवाएं हैं वो मार्च 2023 तक लॉन्च कर दी जाएंगी और ऐसा कहा गया है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार। तो दोस्तों ये थे 19 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर की कितनी उम्र में मौत हो गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 60 वर्ष की उम्र में। और इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने दिया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला देश, पहला देश जो है ये कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।